हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम एनसीईआरटी का सीरीज़ चला रहे हैं और एनसीईआरटी में आपका क्लास 8 का साइंस करवा रहे हैं। तो इसका 6 वीडियो हम दे चुके हैं, चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक। और आज जो हम करने वाले हैं वो चैप्टर 7 करने वाले हैं। इसमें जो चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतु का संरक्षण। पौधे एवं जंतु का संरक्षण किस प्रकार से करते हैं, वो चैप्टर है विशेष तौर पे, ठीक है। इसका जो अन्य वीडियो है और जो क्लास 8 का वीडियो मिलेगा, क्लास 9 का भी सोच रहे हैं स्टार्ट करने का। चूँकि क्लास 8 में 18 चैप्टर है, तो 18 चैप्टर इसको कंप्लीट कर लेंगे तब 9 का स्टार्ट करेंगे। लेकिन क्लास 10th का हम पहले करवा चुके हैं। इसका 5-6 चैप्टर करवाएँ, कुछ बाकी भी है। तो क्लास 10th का प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, क्लास 8 का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये आपको हर एग्ज़ाम में काम देगा, ये एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज़। आपका फर्स्ट पॉइंट है वनो उन्मूलन किसको कहते हैं। तो वन का उन्मूलन किसको कहते हैं समझिएगा। वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना वनोन्मूलन कहलाता है। देखिए, जो पहले से वन लगा हुआ है आपके पास, उसको काट के, वन को काट के जो समाप्त करके इस भूमि को अन्य उपयोग के लिए जो लिया जा रहा है, इसी को क्या कहा जा रहा है, वनोन्मूलन कहा जा रहा है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट है वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से किया जाता है। वृक्ष की कटाई आखिर कर क्यों रहे हैं। आज सभी लोग वृक्ष की कटाई में लगे हुए हैं, तो क्यों काट रहे हैं, तो कुछ उद्देश्य होगा उसका काटने का। तो क्या उद्देश्य है समझिए। कृषि के लिए जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस तरह आवश्यकता भी बढ़ेगी हमारी। तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, कृषि के लिए भूमि कम हो रही है धीरे धीरे, इसलिए जंगल को काट के भूमि प्राप्त किया जा रहा है कृषि के लिए। दूसरा, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, घर और कारखाना का निर्माण के लिए भी वन की कटाई की जा रही है। तीसरा, फर्नीचर बनाने के लिए अथवा लकड़ी का ईंधन के लिए भी इसका उपयोग, फर्नीचर बनाने के लिए और लकड़ी के ईंधन के लिए भी जो है वृक्षों की कटाई अभी हो रही है। तो वृक्षों की कटाई क्यों हो रही है ये आप समझ गए। अब वृक्षोन्मूलन के परिणाम क्या क्या हैं। वृक्ष कटाई यदि अधिक होगा तो उसका कुछ परिणाम भी होगी। परिणाम क्या क्या है समझिएगा। तो कहता है वृक्षोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ताप और प्रदूषण के स्तर में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, पहला परिणाम है। दूसरा है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का स्तर बढ़ रहा है। वायुमंडल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। तीसरा है भौम जल स्तर का निम्नीकरण हो जाता है। भौम जल स्तर जो है, भूमि का जल स्तर वो कम हो रहा है, धीरे धीरे निम्नीकरण हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित हो रहा है। जो प्राकृतिक संतुलन है वो भी क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो ये वनोन्मूलन के परिणाम हैं जो कि आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण किसको कहते हैं समझिएगा। कहिएगा सर ये सब क्वेश्चन तो नहीं पूछता है, लेकिन आपको हम पढ़ा रहे हैं या समझा रहे हैं कि समझ विकसित हो। क्लास 8 से वैसे उतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन आपको समझ विकसित करने के लिए क्लास 8 को करना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा मरुस्थलीकरण किसको करते हैं। मृदा के ऊपरी परत हटने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। जो भी मृदा का ऊपरी परत होगा वो हटने के बाद क्या होगा, अंदर का जो कठोर चट्टान है वो दिखने लग जाती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी हो जाती है। मृदा में किस चीज़ की कमी हो जाती है, ह्यूमस की कमी हो जाती है। तो इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत क्या हो जाती है, कम। अनाज पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है, उर्वरता कम हो जाती है। और धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसी को क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण समझ गए आप। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं उसको समझिएगा। बायोडाइवर्सिटी देखिएगा, बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं इसको समझिएगा। एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवरों, पेड़ पौधों और अलग अलग प्रजातियों को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। कोई भी सीमित क्षेत्र है उसमें क्या, उसके अंदर रहने वाले जानवर पेड़ पौधे और अलग अलग प्रजाति के जो जीव जंतु हैं उसको क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। कुछ देखिएगा यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको देखिएगा। वन्य क्या कहता है, वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, संरक्षित क्षेत्र आदि पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। पौधे और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा है, एक तो वन्य जंतु अभ्यारण्य जितना भी है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी है, और जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, ये सभी क्या है, पौधे और जंतु के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट चलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य किसको कहते हैं समझिएगा।
वन्य जीव अभ्यारण्य किसको कहते हैं समझिएगा, वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उसके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। मतलब कोई भी बाधा से सुरक्षित रहता है क्या, जंतु और उसके आवास दोनों किसी भी विक्षोभ से सुरक्षित रहता है, उसी क्या कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान किसको कहते हैं समझिएगा, वह जंतुओं वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अब नेक्स्ट है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किसको कहते हैं, उसको समझिएगा। तो वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारस्परिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। मतलब पूरा एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सब कुछ हो, पौधे भी हो, जंतु भी हो, संसाधन भी हो, आदिवासी हो, पारंपरिक वहाँ खान पान पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हो, उसको क्या कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर नेक्स्ट चलते हैं, जैव मंडल आरक्षण किसको कहते हैं समझिएगा, जैव मंडल आरक्षण किसको कहते हैं, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र के जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक राष्ट्रीय उद्यान, बेरी और पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। इसको फिर से समझिएगा कि पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सातपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, तो बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। ये दिया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बस इसको देख लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। वनस्पति जात किसको कहते हैं समझिएगा, वनस्पति जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहलाता है। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे क्या कहलाता है, उस क्षेत्र का वनस्पति जात क्या है। प्राणी जात किसको कहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र का क्या कहलाता है, प्राणी छात्र या प्राणी जात कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इतना समझ में आ गया होगा। विशेष क्षेत्र प्रजाति किसको कहते हैं, इसको समझिएगा। विशेष क्षेत्र प्रजाति पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है। पौधे या जंतु का कोई वैसा प्रजाति जो किसी विशिष्ट रूप से पाई जाती है किसी क्षेत्र में, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहते हैं। जैसे पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल और जंगली आम के पेड़ विशेष क्षेत्रीय वनस्पति प्रजाति है। विशालकाय गिलहरी यहाँ की विशेष जंतुई प्रजाति है। विशाल पंचमढ़ी में कौन विशेष जंतुई प्राणी है, तो विशालकाय गिलहरी। और पंचमढ़ी जैव आरक्षित क्षेत्र में साल और जो है जंगली आम के पेड़ विशेष वनस्पति हैं। ठीक है, तो इसे विशेष क्षेत्र प्रजाति समझ गए आप। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट किसको कहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य किसको कहते हैं, कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ वन्य प्राणी यानी कि जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः क्या होता है, निषेध होता है। ठीक है, अभ्यारण्य के अंदर आप किसी जंतु पेड़ पौधे को काट भी नहीं सकते, शिकार भी नहीं कर सकते या जंतुओं का शिकार भी नहीं कर सकते। तो वन्यजीव अभ्यारण्य आप समझ गए होंगे, वन्यजीव अभ्यारण्य किसको कहते हैं। अब चिड़ियाघर भी आप देखे होंगे, तो चिड़ियाघर किसको कहते हैं, एक ऐसा स्थान जहां प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं, जहां जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है, इसको क्या कहते हैं, चिड़िया स्थान, चिड़ियाघर रहता है। आप यहाँ भी पटना में भी देखे होंगे संजय गांधी जैविक उद्यान, ये चिड़ियाघर है। तो ऐसा स्थान है जहाँ प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पे जो आवास बनाया गया है सारा कृत्रिम आवास चिड़ियाघर में रहता है, जहाँ जंतुओं को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। क्या कराया जाता है, भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, चिड़ियाघर। संकटापन्न जंतु किसको कहते हैं समझिएगा, वे जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वो विलुप्त हो सकते हैं, उसे संकटापन्न जंतु कहते हैं। जैसे सफ़ेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा, बारहसिंगा, मतलब वैसा जंतु जो विलुप्त होने के कगार पे है, उसको क्या कहते हैं, संकटग्रस्त जंतु कहते हैं। जैसे सफ़ेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा,
बारहसिंगा, ये सभी क्या है, संकटापन्न जंतु हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक क्या है उसको समझिएगा। रेड डाटा बुक क्या है, तो एक पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो संकटग्रस्त जंतु जीव जंतु हैं उसका क्या रखा जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रेड डाटा बुक। पौधे जंतुओं एवं अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। पौधे के लिए अलग रेड डाटा पुस्तक है, जंतु एवं अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ जाइएगा यदि बेसिक, तो उसके बाद क्वेश्चन कैसा भी आए तो घुमा घुमा के आप बना सकते हैं। देखिए प्रवास किसको कहते हैं, कुछ स्पीसीज द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। किसी निश्चित समय में, कोई बरसात का समय है तो पशु पक्षी किसी निश्चित स्थान पे चला जाता है, दूसरे स्थान पे। ठंड का मौसम में कहीं और चला जाता है, गर्म के मौसम में कहीं और चला जाता है, इसलिए ही क्या कहते हैं, प्रवास करते हैं। प्रवास अधिकतर क्या कहता है, पक्षियों में पाया जाता है। प्रवास अधिकतर जो है पक्षी करते हैं। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वे यहाँ अंडे देने के लिए आते हैं क्योंकि उसके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान समय समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता है। तो जब लगने लगता है पशु पक्षी को जीवन यापन यहाँ पे अनुकूल नहीं है तो वह कहीं और प्रवास कर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, कागज का पुनर्चक्रण किसको कहते हैं, समझिएगा। कागज का पुनर्चक्रण किसको कहते हैं, हम जानते हैं कि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। यदि आपको 1 टन कागज चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि मेरा फ्यूचर पढ़े लिखे कागज से, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके समाज में, अपने समाज में वृक्षों को लगाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्ष को काटा जाता है। अतः हम कागज का पुनः चक्रण कर वनों उन्मूलन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। वनों की कटाई को कम कर सकते हैं यदि उसका पुनः चक्रण कर लेंगे। कागज को पुनः चक्रण कर 5 से 7 बार तक काम में लिया जा सकता है। यदि उसका रिसाइकलिंग करेंगे तो उसको 5 से 7 बार कागज को उपयोग कर सकते हैं। यदि कागज को अधिकतम बार पुनर्चक्रित किया जाए तो 1 वर्ष में अनेक वृक्ष को क्या कर सकते हैं, बचाया जा सकता है। ठीक है, यदि कागज़ को बार बार पुनः चक्रित यानी कि रिसाइकिल करते रहेंगे तो वृक्षों की कटाई ऑब्वियस है कि आपकी रुकेगी। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्रोपण, पुनः वन रोपण। ठीक है, पुनः वन रोपण में काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्ष को क्या किया जाता है, लगाया जाता है। जहाँ पे मान लेते हैं वृक्ष काट दिए हैं, उस स्थान पे फिर क्या किया जाता है, एक नया छोटा पौधा लगा दिया जाता है। रोपण किए जाने वाले वृक्ष समांतर उसी स्पीसीज के होते हैं जो उस वन में पाए जाते हैं। ठीक है, जिस वन से काटा गया वहाँ पे जो वृक्ष पाए जाते हैं उसी वृक्ष को पुनः लगाया जाता है। तो पुनर्वन रोपण आप समझ गए। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कोशिका संरचना एवं प्रकार, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बायोलॉजी का सेक्शन है, बायोलॉजी से है। अभी तक जो आप कर रहे थे वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो यदि आप बीपीएससी देते हैं या सीटेट देते हैं उसमें भी इम्पोर्टेंट है वो सब। लेकिन यदि आप रेलवे दे रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेलवे एसएससी दे रहे हैं, रेलवे एसएससी दे रहे हैं तो ये चैप्टर आपको ज़रूर करना चाहिए। और बीपीएससी में भी आता है, बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम है उस सब में भी पूछा जाता है। साइंस में ये सब चैप्टर से क्वेश्चन आता है। बीपीएससी टीचर को तो एनसीईआरटी का पूरा पढ़ना ही चाहिए। क्लास 8, 9, 10 साइंस में, क्लास 8, 9, 10 यदि आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 जो है कोशिका संरचना एवं प्रकार, ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अन्य वीडियो के लिए प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।